तो हेलो सभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स का आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 रासायनिक विज्ञान का ये पेपर स्टूडेंट्स, जिसका कोड है 347 CF। ये पेपर आपको डेफिनेटली देखना है स्टूडेंट्स। ये पेपर ही इतना अच्छा पेपर है कि इसके सामने सारे के सारे मॉडल पेपर फेल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। जो अभी 2025 में मॉडल पेपर आया वो भी स्टूडेंट्स इसके सामने पानी कम चाय है। आप देखिए इसमें क्वेश्चंस, इसमें वो सारे क्वेश्चंस देखिए जो पूछे गए हैं। मेन बात स्टूडेंट्स कि इसमें वो सेक्शन रिएक्शंस वाले वो भी इसमें पूछे गए हैं। क्लियर, न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। देखिए क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, पूछी गई है। तो आज के इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस हम आपके सामने सॉल्यूशन करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। क्लियर, आप सभी जानते हैं हम आपको ऐसा नहीं कि पेपर्स बस दिखाकर चले जाएंगे, क्वेश्चन दिखाकर चले जाएंगे। अगर हमने आपसे कहा है पोस्टमार्टम होगा तो होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस आपकी होगी इस वीडियो में, जो आपका कोई और करा ही नहीं सकता ऐसा। क्लियर, तो इस पेपर को जरूर देखिएगा पूरा एंड तक। फ्री टाइम में अगर आपके पास समय नहीं है तो अभी लाइक करके आप सब्सक्राइब करके चले जाइए, बाद में आप देखिएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, पोस्टमार्टम पूरा देख कर जाइएगा। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर, इस चैनल पर जितने भी वीडियो आएंगी सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली वो भी। चलो तो आइए इस पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करके पहुँचा दीजिएगा उनके पास। ठीक है, बस ये मेरी रिक्वेस्ट रहती है, आप पूरा कर दिया कीजिए। चलो देखते हैं। सबसे पहला है कि अणुसंक गुणधर्म है, पूछा है अणुसंक गुणधर्म कौन है भाई। देखो परासरण दाब हमारा क्या है, एक अणुसंक गुणधर्म है। बाकी ये सब आपने कभी पढ़ा है अणुसंक गुणधर्म में? नहीं, तो ये हमारा होगा ही नहीं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। हमसे पूछा गया है कि किसमें स्ट्रेस Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। तो ये देखिए हमें सबका निकालना होगा और चेक करना होगा आखिर किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। स्टूडेंट्स आप फाइंड करोगे तो इसमें ही होगा, इसमें ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ग नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लिगेंड में से कौन सा उभयदंती लिगेंड के समान व्यवहार करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उभयदंती लिगेंड किसे कहते हैं? ऐसा लिगेंड जिसके पास 2 दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक समय पर एक ही काम करता है, या तो ये या तो ये। तो ऐसा हमारा लिगेंड है यही स्टूडेंट्स। ठीक है, NO2-। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घ नंबर कि एसिल क्लोराइड कि रोजेमुंड अपचयन से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है स्टूडेंट्स? रोजेमुंड अपचयन हमने पढ़ा रखा है अपने चैनल पर। ठीक है, तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। 5वां, निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है स्टूडेंट्स? तो आइसोसाइनाइड परीक्षण आपका ये प्राथमिक एमीन देता है और कोई नहीं देता, केवल प्राथमिक एमीन। उसके बाद देखिए च नंबर, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये स्टूडेंट्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट वाला MCQs हम आपको देते हैं कमेंट के लिए। ठीक है, बाकी हम करा दिए। चलो कमेंट करिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ, ये हम बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक MCQ आपके लिए हमने दिया है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, सेकेंड के क्वेश्चंस को पोस्टमार्टम करते हैं। कितना है? दूसरे में 4 सवाल है, 4 सवाल। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ग्लूकोज जिसका मूलत द्रव्यमान इतना है। ग्लूकोज जिसका मूलत द्रव्यमान इतना है, इसके 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की वो ललता की गणना हमें करनी है, हमें स्मॉल m निकालना है। तो आइए स्टूडेंट्स निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आइए, मोललता का सूत्र बस आपको पता होना चाहिए। देखिए जो मोललता होती है, सिंपली मोललता स्मॉल m, इसका फॉर्मूला होता है विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या, ठीक है, बटे में स्टूडेंट्स विलायक का भार, वो भी केजी में। तो हमें पहले मोलों की संख्या निकालनी होगी विलेय की। ठीक है, तो पहले आइए नंबर्स ऑफ मोल निकालिए। ग्लूकोज कितना है स्टूडेंट्स? 2.82 ग्राम है और इसका मूलत द्रव्यमान है हमारा 180।
तो भार दिया जो है और बटे में मोल द्रव्यमान, मोलों की संख्या मिल जाएगी यहाँ से। उसके बाद भार देखते हैं भाई, भार स्टूडेंट्स कितना दिया है, देखो 30 ग्राम जल में घुला है। जल आपका विलायक होता है, विलायक होता है आपका, तो ये 30 ग्राम है, तो ये तो हमारा 30 हो गया ग्राम, लेकिन ये हमें केजी में मांगता, तो बटे में 1000 हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा केजी में हो जाएगा। तो ये सारे वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट कर देने हैं, 2.82 अपॉन में 180। फिर इसके बटे में ये रखोगे, तो घूड़े में लिखेंगे इसको डायरेक्ट, तो उल्टा कर देंगे भाई, ठीक है। ये चीज़ इसके बटे में होगा, लेकिन जब गुणा में लिखोगे तो उल्टा कर दिया हमने, और कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए हम कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 गया, फिर देखिए 100 गुणा करोगे इसके साथ तो 282 बटे में 30 का गुणा 18 में करेंगे तो 540, ये हमारा है। इसको डिवाइड कर लीजिएगा आप, आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको समझ में आया प्रोसेस पूरा। चलो चलिए अब देखते हैं हम ख नंबर में हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कि क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन हमें करना है। किससे? क्रोमाइट अयस्क से हमें बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर? देखिए करते हैं फटाफट। क्वेश्चन है क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। देखिए ख नंबर, क्रोमाइट अयस्क का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है FeCr2O4। अब इस क्रोमाइट अयस्क से हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप देखिए, इस क्रोमाइट अयस्क की अभिक्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या चीज़ें बनती है स्टूडेंट्स, सबसे पहले बनता है Na2Cr O4 ये, फिर बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर बनता है आपका स्टूडेंट्स आयरन ऑक्साइड, हाँ Fe2O3। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम, सोडियम Na2CrO4 इसकी अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ। किसके साथ? अम्ल के साथ। अम्ल ले लेंगे आप H2SO4, ठीक है। फिर देखिए क्या होता है, जो Na2CrO4 है ये आपका Na2Cr2O7 में बदल जाता है। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका जल निकल जाता है, उसके बाद आपका 2SO4 बन जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ये हो गया सेकेंड, Na2Cr2O7 ये हमारा बना। अब देखियो हमें चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ पर सोडियम की जगह पोटेशियम लाना के लिए हम KCl से अभिक्रिया कराते हैं फाइनल स्टेप में। तो फाइनल स्टेप में हमारा सोडियम की जगह पर पोटेशियम आ जाएगा, K2Cr2O7 बन जाएगा जो हमें चाहिए था। और साथ में साथ आप देखोगे अगर ये पोटेशियम आ गया सोडियम की जगह, तो सोडियम पोटेशियम की जगह चला जाएगा, यानी कि ये NaCl बना देगा, ठीक है। ये है फाइनल स्टेप, खत्म आपका स्टूडेंट्स ये रिएक्शन। देखिए याद रखिएगा कैसे क्या हुआ। उसके बाद है हमारा ये उपसंयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत की हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही आसान है, ये वर्नर सिद्धांत हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए इसके अनुसार उपसंयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु का 2 प्रकार की संयोजकता होती है। क्लियर? एक प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। तो उसी पर हमने पॉइंट लिखे हुए हैं, यही आपको एग्जाम में छाप के आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ लीजिएगा आसान तरीके से समझ कर, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका थर्ड। उसके बाद है आपका चौथा, हेलो एल्केन में 2 अणु नाभिक राखी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 की क्रियाविधि आपको वर्णन करना है। क्लियर? तो SN2 रिएक्शन कैसा क्या होता है ये आपको पता होगा, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं अच्छे तरीके से कि SN2 अभिक्रिया क्या है, एक द्वि अणु अभिक्रिया है जो एक ही चरण में संपन्न हो जाता है। क्या होता है, आपका RX है, इसमें आक्रमण करेगा आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, जैसे N न्यूक्लियोफाइल एक नाभिक रागी आक्रमण करेगा, तो ये एक ही स्टेप में अभिक्रिया होती है। जैसे ये आक्रमण किया, पहले ही स्टेप में क्या हुआ, ये पीछे से आक्रमण करता है 180 डिग्री पर RX पर आक्रमण करता है नाभिक स्नेही स्टूडेंट्स 180 डिग्री पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा R, ये है X, और न्यूक्लियोफाइल पीछे से आक्रमण किया स्टूडेंट्स 180 डिग्री पर, ठीक है। और तुरंत ही स्टूडेंट्स ये काम हो जाता है, यानी कि इधर से ये RX निकल जाता है और ये न्यूक्लियोफाइल स्टूडेंट्स R में जुड़ जाता है, और ये आपकी रिएक्शन खत्म हो जाती है। और
स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या हुआ, ये X माइनस का प्रतिस्थापन हो गया, ये X माइनस गया, न्यूक्लियोफाइल आया, प्रतिस्थापन हो जाता है इसमें, ठीक है। ये आपका SN2 अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड में आएंगे। इसमें भी आपको 4 सवाल पूछे गए। पहला है प्रासरण दाब आखिर क्या है, प्रासरण तथा विसरण का उदाहरण सहित अंतर समझाना है आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। प्रासरण दाब सिंपली क्या होता है, विलयन की सतह पर लगाया गया अतिरिक्त दाब जिससे परासरण की जो क्रिया है वो रुक जाए, उसे ही परासरण दाब हम कहते हैं, ठीक है। अब परासरण और विसरण में अंतर समझते हैं। यहाँ पर रटने वाला चीज़ है नहीं, इसलिए लिखा नहीं हमने, समझ लेंगे तो आप एग्जाम में अंतर लिख दीजिएगा भाई। एक पॉइंट इधर, परासरण विसरण स्टूडेंट्स क्या है समझते हैं। देखिए परासरण वह क्रिया होती है जिसमें जो अणु है भाई, यहाँ पर भी कोई अणु होगा, यहाँ पर भी विलयन में कुछ अणु होगा, ये भी विलयन है, ये भी विलयन है, ये भी विलयन है, कोई ये भी विलयन है स्टूडेंट्स। परासरण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें स्टूडेंट झिल्ली से जो अणु होते हैं विलयन के, झिल्ली से स्टूडेंट्स जो अणु हैं कहाँ से कहाँ दौड़ेंगे, परासरण में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणु दौड़ते हैं। वह क्रिया जिसमें स्टूडेंट्स विलयन के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भागे, उसे परासरण कहते हैं। अब विसरण जस्ट इसका उल्टा भाई, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स जो अणु होते हैं विलयन के वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भागते हैं झिल्ली के द्वारा स्टूडेंट्स, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक है, उसे बोलते हैं हम विसरण की क्रिया। यही अंतर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इजीली। यही स्टूडेंट्स हमारा मकसद है, हम रटाना बिल्कुल ही नहीं चाहते, हम चीज़ों को आपको समझाना चाहते हैं कि आप समझ लो तो एग्जाम में इजीली खुद से ही लिख दोगे। क्लियर। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फिनॉल का अम्लीय प्रकृति को समझा रहा है, तो ये भी रटने वाला सवाल थोड़ी ना है। फिनॉल को आपको पता होगा, उसका स्ट्रक्चर पता होगा। फिर क्या खास बात होती है स्टूडेंट्स, जो फिनॉल होता है उसमें OH समूह है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स यह H+ का त्याग करता है। OH का त्याग क्यों नहीं करता, क्योंकि OH के साथ ये स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसलिए स्टूडेंट्स ये OH का त्याग नहीं कर पाता, ये H+ का त्याग करता है, H+ को मुक्त करता है और एक फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो कि बहुत ही अनुनाद के कारण बहुत ही स्थायी होता है, बहुत ही स्थायी होता है अनुनाद के कारण। क्लियर। इसलिए यह अम्लीय प्रकृति दिखाता है, ये हमने समझा दिया। फिनॉल के पास OH समूह होता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स ये OH समूह का त्याग नहीं कर पाता, क्योंकि यह स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। यह H+ का त्याग कर सकता है और त्याग करने के बाद फिनॉक्साइड आयन बनाता है जो कि बहुत ही स्थायी होता है अनुनाद के कारण। क्लियर। इसलिए स्टूडेंट्स ये अम्लीय प्रकृति दिखाता है मस्त एकदम, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे तो लिख दीजिएगा, नहीं तो आपके सामने रटने वाला चीज़ लिखा हुआ है। आइए हम बढ़ते हैं आगे। ये टालेन पर अभिकर्मक क्या है, एल्डिहाइड की टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए भाई। देखिए स्टूडेंट्स, टालेन अभिकर्मक वह अभिकर्मक है जिसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड की पहचान में किया जाता है, उसे टालेन अभिकर्मक कहते हैं। इसका सूत्र याद रखिएगा, ये होता है। अब कह रहा है कि एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो, तो ये एल्डिहाइड हमने लिया, अभिक्रिया करा दिया, ये होता है, ये समीकरण हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के विकृतीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है प्रोटीन का विकृतीकरण भाई, ये स्टूडेंट्स वह प्रक्रिया होती है, विकृतीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें प्रोटीन के अणु मजबूत, जिसमें प्रोटीन के अणुओं के मजबूत जो बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। विकृतीकरण मतलब कि बिखर जाना, प्रोटीन के जो बॉन्ड है स्टूडेंट्स अणुओं के बीच में वह टूट जाते हैं, बिखरने लगता है प्रोटीन, उसका आकार बिखरने लगता है, अपना जैविक कार्य प्रोटीन खो देता है स्टूडेंट्स, आकार खो देता है। समझ रहे हो ना कि भाई विकृतीकरण मतलब कि अलग होना, सब कुछ टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, आकार बेकार हो रहा है, जो अपना जैविक कार्य वह उसको खो दे रहा है, यही क्या है प्रोटीन का विकृतीकरण है। यही आपका एग्जाम में लिख दीजिएगा, समझ गए होगे पूरी तरीके से। खत्म। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अब न्यूमेरिकल आ गया, ये स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। क्या है न्यूमेरिकल पढ़िए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि बोलन आनवन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, ये आपका काम है। 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल, ये है सूत्र उसका। इसको हम क्या करते हैं, 300 ग्राम जल में बने विलयन के हिमांक की गणना कीजिए।
अरे बाप रे। जल का मोलर अवनम स्थिरांक इतना है, जल का हिमांक इतना है। समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि भैया एक विलियन हम तैयार किए, विलियन तैयार किए। पहले क्या था, 300 ग्राम इसमें जल था, केवल बस 300 ग्राम जल था। हमने क्या किया, ऊपर से डाला स्टूडेंट्स क्या, 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, 25 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2, ये हमने मिलाया। ये हमारी कलाकारी थी, मिलाया। तो आप सभी जानते हो जब भी जल में कोई हम विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो हिमांक क्या होता है, घट जाता है। हिमांक हो जाता है हमारा घट। ठीक है स्टूडेंट्स, जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। जल का कितना होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस आपका। लेकिन जब हमने कुछ और मिलाया इसमें तो हिमांक हो जाएगा घट। और पूछा है कि भाई मिलाने के बाद जो आपका विलियन बना उसका हिमांक कितना है, यही पूछा है, यही पूछा है ना। जल में बने जली विलियन के हिमांक की गणना कीजिए। जो विलियन तैयार हुआ उसका हिमांक आपको निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक। आइए निकालते हैं भाई। पहले ये पता करते कितना घट गया भाई, कितना घट गया, फिर 0 डिग्री में से उसको घटा देंगे भाई। जैसे आपके पास 10 रुपये, हमने 5 रुपये घटा दिए तो आपका पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। घटाने के बाद आप बताए ना। उसी तरह हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से पहले अब कुछ मिलाया तो घट गया, अब कितना घटा पहले वो निकाल लेते हैं, कितना घट गया फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला होता है KF मल्टीप्लाई में मोललता। ठीक है स्टेस, तो मोललता हम निकाल लेते हैं साइड में। मोललता हो जाएगी मोलों की संख्या बट्टे में भार केजी में। ये तो आपको आता ही होगा, स्टार्टिंग क्वेश्चन ही था हमारा। मोलों की संख्या हो जाएगी दिया गया भार बट्टे में अणु भार। भाई अणु भार निकालना पड़ेगा। 2 कार्बन का होता है स्टूडेंट्स 12 दूनी 24, प्लस में हाइड्रोजन 6, 1 गुणे 6, प्लस में 2 ऑक्सीजन यानी कि 16 गुणे 2। जोड़ो कितना आया स्टूडेंट्स, मूलक द्रव्यमान 24 प्लस 36 और 32 हो गया 62 बटे में 62 लिखो। कहीं गलती तो नहीं है, देख लीजिएगा, आप पे छोड़ रहे। भार केजी में भार हमें निकालना है। तो भार स्टूडेंट्स देखिए 300 ग्राम है, केजी में कितना आएगा, 300 बटे में 1000 यानी कि 3 बटे में 10। ठीक है, तो बटे में आ जाएगा 3 बटे में 10 इक्वल्स टू 25 बटे में 62। घूड़े में लिखोगे तो उल्टा कर दोगे 10 बटे में 3। इसको सॉल्व कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपका आ जाएगा मोललता। और इसी को यहाँ पर आपको पुट कर देना है, जस्ट पुट द वैल्यू। और KF का मान कितना है, KF का मान देखो दे रखा है क्वेश्चन में, हम लिख देते हैं यहाँ पर। KF का वैल्यू है 1.86, 1.86। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, मोललता यहाँ पे कैलकुलेट करके रख दीजिए और कितना घट गया वह निकाल लीजिए। ठीक है, जो भी आएगा स्टूडेंट्स आपका वैल्यू उसको आप 0 डिग्री में से घटा दीजिएगा। ठीक है, 0 डिग्री में से घटा दीजिएगा। या फिर आप केल्विन में बात करें तो केल्विन में 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 273.15 के। तो आप इसमें से भी घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से घटाओगे तो सेल्सियस में आएगा, इसमें से घटाओगे तो केल्विन में आएगा तो आंसर ही ना, जो कि हमारा इसका होगा। 3 नंबर आपके हाथ में है, सॉल्व करिएगा। एग्जाम में भी आपको ही करना है, तो अभी से ही देख लीजिए कर पा रहे हो कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोडराउस का नियम और पूछा है सेकंड में मोलर चालकता क्या है। देखो ये है स्टूडेंट्स आपका कोलराउस का नियम और उसका अनुप्रयोग। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने बहुत ही शिद्दत से आपके लिए लिखा हुआ है जिससे कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। और मोलर चालकता की परिभाषा ये है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क हमने दिया था आपको, ये हमने नहीं किया है, आपके लिए होमवर्क छोड़ा है। आणविकता और कोटि में अंतर बता देते हैं आपको। ये है स्टूडेंट्स आणविकता और कोटि में अंतर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ये आपको करना है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रिएक्शंस वगैरह क्वेश्चन जो भी आए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूछा गया है लैंथेनाइज संकुचन के कारण सहित स्पष्ट कीजिए। वाह भाई वाह, लैंथेनाइज संकुचन क्यों होता है भाई, कारण इसका है स्टूडेंट्स घ का पहला कारण ये हो सबसे पहले जेड
जेड इफेक्टिव बढ़ता है। पहला कारण है जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जिससे स्टूडेंट्स आपका आकार घटता है स्टूडेंट्स। इसी कारण स्टूडेंट्स लेंथेनाइट संकुचन होता है। जब भी हम लेंथेनाइट श्रेणी में दाएं से बाएं जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और इसके कारण परमाणुओं का आकार घटता जाता है और वो संकुचित होते हैं, तभी लेंथेनाइट संकुचन आपका आता है। यही कारण है। सेकेंड में पूछा गया है कि यार Zn+2 लवण सफ़ेद है। Zn+2 ये इसका कोई कलर ही नहीं है, एकदम सफ़ेद साफ चिट्टा, जबकि ये Copper+2 इसको देखेंगे तो ये तो एकदम मस्त रंग नीले रंग का है भाई। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, इसलिए स्टूडेंट्स ये क्या है? सफ़ेद है। इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रंगीन है, कलरफुल है, नीले रंग का। इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर मतलब कि अयुग्मित, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अयुग्मित। इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये रंगहीन है, मतलब सफ़ेद साफ चिट्टा। इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये रंगीन है, नीले रंग का। ठीक है, क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, ये आपका चलिए होमवर्क हो गया, ज़्यादा सवाल आपको नहीं देंगे, डोंट वरी। ये न्यूमेरिकल आइए सॉल्व करते हैं। हाँ, उससे पहले ये न्यूमेरिकल है ना भाई, ये है हमसे पूछा है विद्युत वाहक बल निकालना है इसका यूज करके। तो देखो पहले कैथोड पहचानो, एनोड पहचानो, ठीक है, फिर E0 निकालो, E0 ऑफ सेल। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाया जाता है नर्स का, नर्स समीकरण लगाना होता है। तो पहले हम कैथोड एनोड पहचानते हैं। तो कैथोड ये होगा, एनोड डिस्टेंस ये होगा, ठीक है। चलो तो कैथोड माइनस एनोड लिखेंगे तो E0 आ जाएगा। कैथोड मतलब कि 0.8 माइनस एनोड मतलब कि 0.34, घटाएंगे तो 0. कितना आएगा? 46। सही है ना? हाँ, ये आ गया। अब नर्स समीकरण लगाएंगे हम, और कुछ नहीं। नर्स समीकरण क्या बोलता है? नर्स समीकरण बोलता है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। नर्स समीकरण बोलता है कि E ऑफ सेल मतलब कि विद्युत वाहक बल ये होता है E0 माइनस का 0.6 अपॉन में n। लॉग के अंदर पहले इसकी सांद्रता Copper+2 की, फिर बाद में है ये Ag तो इसकी सांद्रता भाई। ऐसे तो सारे वैल्यूज को रखते हैं। E0 कितना है? 0.46 माइनस का 0.6, n की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये भी ध्यान देना होगा, यहाँ पर +2 लिखा हुआ है, यहाँ पर केवल +1 लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, सांद्रता का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर +2 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर +2 करने के लिए ट्रिक समझो, एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। यहाँ पर +2 करने के लिए इसकी सांद्रता का स्क्वायर कर दोगे, ये ट्रिक आपको बता रहे, एग्जाम से पहले काम देगा ये। चार्ज बराबर होना चाहिए, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए भाई साहब इसका स्क्वायर कर दो, सिंपली ट्रिक आपको बता रहे, कोई लॉजिक नहीं है इसका। लॉग Copper+2 की सांद्रता कितनी है? 1 मोलर। इसकी सांद्रता कितनी है? 0.01, इसका स्क्वायर। अब इसी को शिद्दत से सॉल्व करिएगा स्टूडेंट्स। चलिए कर देते हैं, डोंट वरी, इसको कर देते हैं। 0.3 हो जाएगा डिवाइड करने पर, और लॉग के अंदर क्या आ जाएगा? इसको कैलकुलेट करेंगे 10 की घाते प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, समझ गए? हाँ, देखिए E कितना बराबर आ गया? 0.46 माइनस का 0.3, 4 गुणे में आ जाएगा। हाँ, ये सॉल्व करेंगे 0.34 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। क्लियर हो गया ना सॉल्व? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि किसी अभिक्रिया का वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगला न्यूमेरिकल इसमें पूछा है, 1 नंबर वाला सवाल हो गया। न्यूमेरिकल है 3 नंबर का। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 50 मिनट में 40% खत्म हो गई। क्या बात है भाई, मान लो स्टूडेंट्स ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, समझिएगा ऐसे सवाल हर साल आते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है हमारी, मान लीजिए ये कहा जा रहा है पहली स्थिति केस 1,
कि यार 50 मिनट में 40% खत्म, 50 मिनट में स्टूडेंट्स 40% खत्म, ये बताया जा रहा है। मतलब ये 100 था, 50 मिनट बाद देखा गया 40% गायब, मतलब कि 100 में से 40 घटा दो, 60 ही बचा 50 मिनट में, ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, आगे पढ़ते हैं। अभिक्रिया के 80% खत्म होने में लगने वाला समय निकालना है। ठीक है, सेकेंड केस ये हो गया हमारा। इस पर आने से पहले इस जानकारी से स्टूडेंट्स आप वेग स्थिरांक निकालोगे। ठीक है, इस जानकारी से आप वेग स्थिरांक निकालोगे। वेग स्थिरांक का क्या फॉर्मूला होता है? ये होता है 2.303 बटे में टी, लॉग के अंदर होता है, पहले क्या है 100 है, बाद में क्या है 60 है, यही होता है, यही है आपका लॉग के अंदर चीज़ें लिखते हैं भाई, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। हाँ, उसके बाद कैलकुलेट करिए, के का वैल्यू आप निकालिए भाई। लॉग में अगर कोई वैल्यू आपको फंसे तो यहाँ दिया हुआ है, log 2 इतना है, log 6 इतना है, के का वैल्यू आ जाएगा। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है? 80% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? फोकस करिए माय लॉर्ड, पोस्टमार्टम हो रहा है यहाँ पर, मजाक नहीं। और कुछ आपको हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, थोड़ा सा आप एक बार प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। अगर नहीं आएगा तो पूछिए कि सर इसका आंसर क्या है, मैं मिलाना है मुझे। कोई भी क्वेश्चन करो, हमसे पूछो, हम आंसर बताएंगे आपका कमेंट में। ठीक है, आपकी डेडिकेशन चेक होगी, आप कितने सीरियस हो भाई। नहीं तो वीडियोस देखो हज़ारों, जब तक आप खुद नहीं हाथ पे उठाओगे ना तब तक कोई नहीं आपकी मदद करने वाला। समझ रहे हैं ना आप सभी? केस 2 में बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, यही अभिक्रिया है, 80% खत्म होने में कितना टाइम लगेगा सांबा, यही कैलकुलेट, यानी कि दूसरे केस में आपको टाइम निकालना है, कितना अभिक्रिया खत्म हो रहा है 80%, यानी 100 था, 80% खत्म, यानी कि बचेगा कितना 20, कितना टाइम लगेगा ये कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाइए जो होता है के बराबर 2.303 बटे में टी, लॉग के अंदर शुरुआत की सांद्रता 100, बाद की सांद्रता 20, इसको रखिए। और स्टूडेंट्स के का वैल्यू जो है ये यहां से उठा के रख दीजिए, के का वैल्यू जो भी आएगा यहां पर पुट कर दीजिएगा, टी का वैल्यू दिमाग लगाकर निकालिए, दैट इज योर वर्क। पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं पूरा हल ही कर देंगे, आप बस देखते रहो पिक्चर की तरह। आपको भी पेन कॉपी उठवाएंगे इस वीडियोस में। आप हमारी हर एक वीडियोस देखना जिसमें हम इस तरह के वीडियोस ला रहे हैं, सॉल्यूशन वाली, जो 30 से 40 मिनट चली गई है। ठीक है, मस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखिए आगे थ्योरी भाई, उपसंयोग यौगिक में आयनन समावैधता, उपसंयोजक समावैधता को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए ये सिंपल सवाल है, आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारे भी हाथ दर्द करने लगे सॉल्यूशन लिखते लिखते, तो ये हमने कहा ये तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में आंसर, इसका देख लीजिएगा। आईपीसी नाम लिखना है, दैट इज, ये तो सभी पढ़ के जाते हैं, अब इसमें इंटरेस्ट उतना नहीं है। अब जो अच्छे सवाल आते हैं हम वो आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं, ये सब तो सभी पढ़ के जाते हैं भाई, सभी पढ़ के जाते हैं, समझ रहे हैं ना, ये सब पढ़ के जाते हैं आईपीसी नामकरण। ठीक है, ये सब सवाल फोड़ने के लिए आपको तैयार कर रहे हैं हम। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, विटामिन ए सी के प्रमुख स्रोत क्या है, रोग कौन से होते हैं, ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन सभी करके जाते हैं। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट, ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये वाला। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स आगे हमारा, हमें रिएक्शंस का हमें लिखना है, रिएक्शंस के लिए अभिक्रिया, ये अभिक्रिया दी हुई है, बताना है कैसे क्या होगा। सबसे पहला क्या है, क्लोरोबेंजीन का सल्फोनीकरण। देखिए क्लोरोबेंजीन आपका कैसा होता है भाई बेंजीन से क्लोरीन जुड़ जाए, ये क्लोरोबेंजीन हो गया, इसका हम सल्फोनीकरण कर रहे हैं, मतलब कि स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा ये बताना है। देखिए इसे सल्फ्यूरिक अम्ल से एक चीज निकलता है यहाँ से SO3H, ये दो जगह आकर जुड़ता है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक तब जब यहाँ पर आकर जुड़ जाए, दूसरा तब आपका बनेगा
जब ये नीचे आके जुड़ेगा SO3H। क्लियर? इन दोनों में मुख्य आपका यही होता है, मुख्य मतलब कि ज़्यादा मात्रा में ये होता है। ये हो गया फर्स्ट रिएक्शन। सेकंड है स्टूडेंट्स क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा? देखो नाइट्रीकरण में आप स्टूडेंट्स सांद्र HNO3 से अभिक्रिया कराओगे और ये HNO3 हमें क्या देता है? HNO3 हमें देता है NO2। ये कहाँ जुड़ेगा? ये या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ जुड़ेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें भी। दैट इज योर वर्क। सेकेंड के बाद थर्ड है हमारा एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथाक्सी से अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड कैसा होता है? एथिल ब्रोमाइड यानी कि एथिल के साथ ब्रोमाइड जुड़ा है। थर्ड में C2H5 एथिल के साथ ब्रोमाइड जुड़ा है, ये एथिल ब्रोमाइड हो गया। इसका सोडियम एथाक्सी मतलब कि एथाक्सी पहले लो, एथाक्सी मतलब कि एथिल C2H5, ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीजन के साथ, और सोडियम मतलब कि सोडियम भी है। ये रिएक्शन कैसे होगा? विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण में क्या होता है स्टूडेंट्स? Br निकला, यहाँ से सोडियम निकला, आपस में जुड़कर NaBr बना लेते हैं और जो बचा कुछ है आपस में जोड़ दो। बचा क्या है? बचा है आपका C2H5O और ये C2H5 आपस में जोड़ दो, रिएक्शन फिनिश। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ आपका काम है, बहुत ईजी है, सब पढ़ के जाते हैं ये सब। बाकी ये क्वेश्चंस देख लीजिए, ये भी आसानी है। क्लोरोबेंजीन में अनुनाद को समझाना है, ठीक है भाई, अच्छा से बताना है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है जो हमारे क्लोरोबेंजीन पर आर्थो और पैरा परिशंस ऐसा क्या होता है कि यहाँ पर ही सब आके जुड़ते हैं। क्यों यहाँ पर प्लस आया कि सब यहीं पर आकर जुड़ रहे हैं? अनुनाद के कारण। तो अनुनाद ही आपको समझाना है और बताना है। स्टूडेंट्स जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वह क्लोरीन के आर्थो और पैरा पर ही आके होती है, ठीक है, समझ गए? और ये क्वेश्चन सब अथवा में है, मतलब कि अगर आपने ये कर लिया तो इसको देखो मत। देख रहे हैं क्या ही क्वेश्चन है। आगे है ख नंबर में स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखना है। आपका काम है, ये भी सब इजी क्वेश्चन है। ये देखिए स्टूडेंट्स अथवा में, मतलब कि ये नहीं आ रहा है तो इस पर आप देख सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो, ठीक है। जब ये नहीं आए आपको, वैसे ये तो सभी कर लेंगे, विलियमसन संश्लेषण आसानी है। देखिए ये वाला बताने की कोशिश करते हैं आपको। एनिसोल की अभिक्रिया करानी है निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ, ठीक है। देखो एनिसोल कैसा होता है भाई? बेंजीन के साथ ऑक्सीजन और ये CH3 यानी एथाक्सी अगर बेंजीन के साथ जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं हम प्यार से एनिसोल। अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है किसकी उपस्थिति में? एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ। एसिटिल क्लोराइड कैसा होता है भाई? ये ऐसा होता है CH3C+OCl। चलो करते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड लेते हैं निर्जल वाला। देखिए क्या होता है, देखिए ये क्लोरीन स्टस निकल जाता है और ये इसके साथ आकर जुड़ जाता है। ये क्या है? क्लोरीन को खींचने वाला तत्व। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड क्लोरीन को खींचने वाला तत्व। ये क्लोरीन को खींचा तो बचा क्या? केवल ये पार्ट। और ये पार्ट स्टेंस बताओ कहाँ कहाँ जुड़ेगा? या तो ऑर्था पर जुड़ेगा, इसके ऑर्था पर यहाँ पर, या तो इसके पैरा पर यहाँ पर। समझ रहे? इसके ऑर्था पर या तो इसके पैरा पर आकर जुड़ेगा, यही होगा। देखिए तो दो प्रोडक्ट बनेंगे OCH3, इसका आर्थो ये है तो आर्थो पर स्टेंस ये आकर जुड़ेगा CH3C+OH प्लस में। जब पैरा पर जुड़ेगा तो क्या होगा? OCH3 पैरा मतलब कि भाई इसके अपोजिट में यहाँ पर, तो आपका बनेगा CH3C+OH ये कंपाउंड, ठीक है। मुख्य कौन होता है? स्टेस मुख्य ये होता है, ज़्यादा मात्रा में यही होता है। ये है रिएक्शन आपका पहला का अ, ठीक है। चलो अगला है फिनॉल की अभिक्रिया जली सोडियम की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ होती है। भाई ये भी बहुत आसान है, ये तो पढ़ा होगा आप सभी ने। फिनॉल की अभिक्रिया स्टूडेंट्स आप करा रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ भी। स्टूडेंट्स क्लोरोफॉर्म भी है तो क्या बनता है?
सैलिसिलिक एसिड की सैलिसल्डिहाइड बनता है भाई। क्यों ऐसा? अगर यहाँ पर CO2 रहेगा ना तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है ये, इसलिए सैलिसल्डिहाइड बनता है। सैलिसल्डिहाइड बनता है, यहाँ पर एल्डिहाइड समूह आकर जुड़ जाता है। इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये हो गया आपका हो गया। हाँ, उसके बाद है अल्कोहल से ये करना है। आपका होमवर्क हम दे देते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो पूरा एंड भी करना होता है, ज़्यादा लंबी हम नहीं करना चाहते वीडियो को। बाकी इंग्लिश में सब लिखा हुआ है और कुछ है ही नहीं बचा कुचा, आगे देखेंगे। तो एक और आपसे पूछा है क्या होता है जब, भाई फिर आ गया। एसीटोन की अभिक्रिया सोडियम हाइपोहाइड्रेट से होती है। एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया करिए। ठीक है, ये भी आसान है भाई। एसिटल्डिहाइड को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो अमाइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है अमोनिया की। ये देखिए, बेंजीन का एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रित करते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आया तो अथवा में नेमिक रिएक्शन जो आप पढ़े होंगे, क्रास एल्डोल संघनन, इटार्ड अभिक्रिया, कैनोजारो अभिक्रिया, आप सभी टेंशन मत लीजिए। अगर आप नेम रिएक्शन नहीं पढ़े हैं तो एक हमारा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन शास्त्र मेन यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हमने एक प्लेलिस्ट में सारे नेम रिएक्शन बताए हैं। प्लेलिस्ट आपका हो जाएगा 12th केमिस्ट्री नेम रिएक्शन। इस प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे आपको हम बता रहे हैं नेम रिएक्शन अच्छे से समझाए हमने। कितने नेम रिएक्शन समझाए? 15 नेम रिएक्शन। अगर 10 भी आप कर लेते हो तो एग्जाम में उन्हें में से ही आएगा घूम फिर के। बहुत नेम रिएक्शन आते, इसलिए उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट वाले अच्छे से समझ कर पढ़ लीजिएगा। हम रटाएंगे बिल्कुल ही नहीं, यहाँ वीडियोस में आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये भी सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन है। ये नहीं आता तो ये फिर नेम रिएक्शन आप कर सकते हो। तो नेम रिएक्शन आप तैयार कर लीजिए, सारा 15 ही हम कह रहे हैं, क्योंकि यह अगर आप तैयार कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें आप लॉन्ग करने से बचोगे। पढ़ा हुआ चीज़ें डायरेक्ट आपके एग्जाम में दिखेगा तो बहुत चीज़ें आप छोड़ सकते हो एग्जाम में। अथवा में रहता है नेम रिएक्शन, अथवा में नेम रिएक्शन। तो ये आपको इस वीडियो में जानकारी मिली, बहुत अच्छी वाली। ठीक है, चलो पेपर फिनिश हो गया। चलिए, तो ये हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आज की वीडियो? माफ़ करिएगा, हम एक एक सवाल आपको नहीं करा पाए। ठीक है, कराना का मन नहीं है ऐसा बात नहीं है, कराएंगे, जरूर करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी हमने किया है कि आप भी थोड़ा सॉल्व करिए। और दूसरा कारण ये कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाती है तो पहले ही स्टूडेंट्स डर जाता है कि इतनी बड़ी वीडियो कैसे दिखेंगे, अरे बाप रे। लेकिन आप समझिए भाई, जितनी अच्छी वीडियो हम बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, हमारी वीडियो बाकी सभी से अलग होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम आपको डिस्कस करते हैं, भले ही कुछ क्वेश्चन आपको छुड़वा देते हैं लेकिन डिस्कस जरूर करते हैं। ठीक है, खत्म पेपर भाई। तो कैसी रही आज की वीडियो प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा जरूर से, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए भाई ये चैनल, जिससे प्रैक्टिस हो पाए सबकी। सभी पढ़े सभी बड़े और एग्जाम में 4 कराइए सभी एक साथ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दिल से स्टूडेंट्स जुड़ना ना भूले। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पोस्टमार्टम वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।